नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरिओम हिंदी ऑनलाइन चैनल में। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। अब आज का हमारा टॉपिक है हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी भाषा को हम हिंदी क्यों कहते हैं और हिंदी भाषा किन किन भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों से मिलकर बनी है। वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हमारी भाषा को हिंदी क्यों कहा जाता है या हिंदी ही नाम क्यों रखा गया। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा अखंड भारत था, अखंड भारत से मतलब समझें आप, ये हमारा भारत है। ये जो वर्तमान में भारत दिखाई देता है, ये पहले ऐसा भारत नहीं था। पहले इस भारत के अंतर्गत यहाँ से ये सिंधु नदी प्रवाहित होती थी और ये सिंधु नदी के इधर ये पाकिस्तान का जो एरिया है, इधर अफगानिस्तान का जो एरिया है, इधर जो ईरान का एरिया है, इसके बाद ये नेपाल, इसके बाद भूटान, म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका और इधर इंडोनेशिया, मलाया, सुमात्रा, जावा, बाली, ये सब द्वीप समूह भी भारत के अंतर्गत आते थे। इसे बोलते थे अखंड भारत और ये सिंधु नदी भारत के बीच से प्रवाहित होती थी। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले विदेशी थे ईरानी। ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहले ईरानी राजा था साइरस, उसने भारत पर आक्रमण किया लेकिन वो सफल नहीं हो सका था। तो 550 के आसपास साइरस ने आक्रमण किया था। 550 ईसा पूर्व, ये ध्यान रखना। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि वर्तमान में जितना चल रहा है उससे 550 ईसा पूर्व। जैसे आप कैसे ज्ञात करोगे कि आज से कितने साल पहले आक्रमण किया था, तो ध्यान रखना ईसा पूर्व से संबंधित जितनी भी संख्या दी जाए उसको वर्तमान में चल रहे समय से जोड़ देते हैं। जैसे 2020 चल रहा है, इसमें 550 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, 2570 वर्ष पूर्व की बात है ये। तो ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व से पहले का समय वर्तमान समय में जुड़ता है और ईसवी का जो समय है वो वर्तमान समय से घटता है, यानी इसको माइनस किया जाएगा। जैसे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 1540 में, तो बताइए महाराणा प्रताप वर्तमान से कितने साल पहले थे। अगर मान लीजिए प्रश्न आता है तो आप क्या उत्तर देंगे कि 2020 माइनस 1540, तो 12 में से 4 गए तो 8 और 9 में से 5 गए तो 4, यानी महाराणा प्रताप तो 480 वर्ष पूर्व थे, लेकिन ईरानियों ने आक्रमण किया था 2570 वर्ष पूर्व। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ईसा पूर्व से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं वो वर्तमान समय में जुड़ेगी और ईसवी का जो है सन के अंतर्गत जो आते हैं वो वर्तमान समय से घटती है। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आज से लगभग 2570 वर्ष पूर्व ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। और जानते हैं आप ईरानियों का राजा कौन था? साइरस ईरानियों का राजा था। इसके नाम पर एक तारा भी है, साइरस। ये सफल नहीं हो सका था साइरस। इसके बाद इसके बेटे डेरियस दारा प्रथम ने आक्रमण किया था लगभग
18 ईसा पूर्व में ईरानियों के बाद भारत पर आक्रमण किया यूनानियों ने। 326 में सिकंदर महान भारत में आया था। इसके बाद भारत पर आक्रमण किया मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत में आया। फिर उसके बाद यूरोपियंस यात्री जो वास्को डी गामा था, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब आते चले गए। बात यह है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो क्या होता है, एक कहावत है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी बदल जाती है। तो क्या होता है कि हर भाषा को और बोलियों को बोलने का तरीका अलग अलग होता है। ईरानी भाषा में श का उच्चारण ह की तरह होता है और सिंधु नदी बीच में प्रवाहित होती थी। तो जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो इन ईरानियों ने इस सिंधु नदी के पूर्व के जितने भी निवासी थे उनको सिंधुवासी कहा था। क्या कहा था? सिंधुवासी। तभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, आपको पता हो तो, भारत के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सब। तो ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में जो भी निवासी रहते थे उनको सिंधुवासी नाम दिया था। और जब वह स बोलते थे, सिंधु बोलते थे, तो उनके मुख से स नहीं निकलकर ह निकलता था। आपको पता है इधर राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर, जोधपुर और भी बहुत सारे एरिया के अंतर्गत ईरानी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। आप भीलवाड़ा में भी जाइए और भी, तो वहाँ पर भी स का उच्चारण ह की तरह ही होता है। वहाँ स को हड़क बोला, सड़क को हड़क बोला जाता है, सीरा को हीरा। एक बार मैं मिला था भीलवाड़ा के लोगों से, तो उन्होंने सांप की जगह हाँप शब्द का प्रयोग किया। हाँप, कि हमने हाँप देखा, बहुत बड़ा था वो। तो कहने का मतलब ये कि स की जगह वह ह शब्द का प्रयोग करते थे। तो ईरानियों ने सबसे पहले क्या बोला? सिंधु बोला, लेकिन उनके मुख से क्या निकला? हिंदू, ये निकला, हिंदू निकला। और इस हिंदू का अपभ्रंश हो गया हिंदू। यहां के निवासियों को क्या नाम दिया उन्होंने? हिंदू। और इन हिंदुओं की जो भाषा थी उसको नाम दिया है हिंदी। और इस क्षेत्र को नाम दिया था हिंदुस्तान। क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी गई है। हम जब परीक्षाएं देते हैं तो एक प्रश्न हमारे आता है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी। हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक के अंतर्गत। तो अगर आपसे पूछा जाए हिंदी शब्द है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है हिंदी शब्द है, तो आपको ध्यान रखना, न तो तत्सम लगाना है, न तद्भव लगाना है, न देशज लगाना है। क्या लगाना है? विदेशी। तो हिंदी विदेशी भाषा का शब्द है, ईरानी भाषा का शब्द है, और यह लिखा जाता है फारसी लिपि के अंतर्गत। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हिंदी एक विदेशी शब्द है जो ईरानी भाषा व फारसी लिपि में लिखा जाता है। और सिंधु शब्द से हिंदू की उत्पत्ति या हिंदी शब्द की या हिंदुस्तान की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखना, हिंदी है विदेशी शब्द है। अब देखेंगे आप लोग हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहां मिलता है। तो ये नोट लगाकर लिखेंगे आप लोग। हिंदी शब्द सर्वप्रथम एक अरबी विद्वान था सर्रिफुद्दीन यजदी। सर्रिफुद्दीन यजदी, इसकी एक किताब है जफरनामा, और यह किताब लगभग 1424 में लिखी गई थी। तो हिंदी शब्द सर्वप्रथम शरीफुद्दीन यजदी की किताब ग्रंथ
जफरनामा में मिलता है। और एक बात यहाँ ये भी लिख लीजिए आप नोट लगाकर कि हिंदी विदेशी भाषा का शब्द है, हिंदी विदेशी भाषा का शब्द है तथा यह ईरानी भाषा व फारसी लिपि में लिखा जाता है। ईरानी भाषा व फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो ये हुए हमारे हिंदी शब्द की उत्पत्ति में के कारण। क्या क्या हिंदी कैसे बनी? सिंधु शब्द से उत्पत्ति। सस को ह उच्चारित करते थे ईरानी लोग, ह की वजह स को ह बोलने के कारण सिंधु से हिंदू बना, फिर हिंदू, फिर हिंदी और फिर हिंदुस्तान। हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग शरीफुद्दीन यजदी ने किया जफरनामा के अंतर्गत 1424 में। और यह भी ध्यान रखना हिंदी विदेशी भाषा का शब्द है तथा यह ईरानी भाषा व फारसी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है और ईरानी भाषा में स को ह बोला जाता है। पूरी विस्तृत चर्चा हमने कर ली थी। अब हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, यह हमारा प्रश्न है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है और भारत में लगभग 200 भाषाएं बोली जाती है। और इन 200 भाषाओं में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। कितने भाषा परिवारों में? 13 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। और इन 13 भाषा परिवारों में से एक परिवार है भारोपीय परिवार। भारत प्लस यूरोप की भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। किस किस की? भारत और यूरोप की भाषाएं इसके अंतर्गत आती है। तो हमारी हिंदी भी भारोपीय परिवार की ही एक भाषा है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। ध्यान रखिएगा भारोपीय परिवार को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है सतम और दूसरा भाग है केंतुम। सतम को भी भारत ईरानी भाषाओं में विभक्त किया गया है। भारत और ईरानी की भाषाएं सतम के अंतर्गत आती है और सतम में भी भारत ईरानियों को फिर भारतीय आर्य भाषाओं में विभक्त किया गया है। वैसे भारतीय आर्य भाषाओं भी फिर 3 भागों में विभक्त कही गई है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब आप देखिए भारतीय आर्य जो भाषाएं हैं उनमें सबसे प्राचीन अगर भाषा है तो वो है वैदिक संस्कृत। देखिए आप, भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वैदिक संस्कृत और इसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वर्तमान से कितने साल पहले आप जानते हैं? तो 1500 को 2020 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3520 वर्ष पहले की बात है ये। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वैदिक साहित्य लिखा गया है। वैदिक साहित्य में वेद हैं, उपनिषद है, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वैदिक संस्कृत। वेद लिखे गए हैं महत्वपूर्ण रूप से इसके अंतर्गत। फिर इस भाषा का परिवर्तन हुआ लौकिक संस्कृत में। आप जानते हैं परिवर्तन दुनिया का नियम है और परिवर्तन होना चाहिए। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत से उत्पन्न हुई। लौकिक संस्कृत का जो समय था वो था 1000 से 500 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा विद्वानों ने 500 वर्ष के कार्यकाल के अंतर्गत इन भाषाओं का विभाजन किया है। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत महाकाव्य लिखे गए हैं। आप जानते हैं महाकाव्य में रामायण और महाभारत आती है और पुराण भी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ही आती है। तो आप ध्यान रखना रामायण और महाभारत की जो रचना है वर्तमान जो अपन पढ़ते हैं तो वो गुप्त काल के अंतर्गत रची गई है। वैसे तो महर्षि वाल्मीकि जी ने प्राचीन संस्कृत में भी वाल्मीकि कृत रामायण की रचना की थी, लेकिन वर्तमान में जो पढ़ते हैं उसकी पांडुलिपियां हैं। वर्तमान में जो हम पढ़ते हैं
तो वो सब इसके अंतर्गत लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद लौकिक संस्कृत से विभाजन हुआ पाली भाषा में। आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि ये जो पाली है, आप सोच रहे होंगे सर ने मात्रा गलत लगा दी, क्योंकि पाली तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये पाली जिला है। पाली भाषा में ई की मात्रा छोटी आती है, ल के, ये ध्यान रखना आप लोग। तो पाली भाषा, और पाली भाषा का जन्म है 500 ईसा पूर्व से लगभग 1 ईस्वी तक, 500 वर्ष का कार्यकाल है। और पाली भाषा के अंतर्गत बौद्धिक साहित्य लिखा गया है। आपको पता हो मौर्य काल की जनभाषा भी पाली ही थी। हालांकि अशोक के जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं, लेकिन जनभाषा के रूप में तो पाली को स्थान प्राप्त था। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, और आप जानते हैं बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक है। पिटक का मतलब पिटारी, त्रि का मतलब 3 पिटारी। पिटारी का मतलब संदूक, बक्सा, जो भी बोले आप बोल सकते हैं। तो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए थे। इसके बाद विभाजन हुआ प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा का जो समय है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का है। और जैन साहित्य की रचना इस प्राकृत भाषा के अंतर्गत हुई है। और जैन साहित्य को आप जानते हैं आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और प्राकृत भाषा से फिर विभक्त हुई अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का जो समय है वो 500 से 1000 ईसा पूर्व। और ध्यान रखना, भारत में 7 अपभ्रंश थी, और 7 अपभ्रंश में महत्वपूर्ण अपभ्रंश थी शोरसेनी अपभ्रंश। इसे शोरसेनी क्यों कहा जाता है? इसे शोरसेनी इस वजह से कहा जाता है कि ये सूरसेन जनपद में चलती थी। सूरसेन जनपद में चलने के कारण, बोली जाने के कारण इसे शोरसेनी कहा जाता है। और आप जानते हैं सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। तो सूरसेन जनपद में बोले जाने के कारण इसे शोरसेनी कहा जाता है। और शोरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी और संस्कृत भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो संस्कृत तो अपन यहां लिख ही लिए, हिंदी व राजस्थानी भाषा का विकास हुआ था। इसी शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी व राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, ध्यान रखिएगा। शोरसेनी अपभ्रंश भी देखा जाए तो और ज्यादा विस्तृत जानकारी लें तो शोरसेनी अपभ्रंश जो है, शोरसेनी अपभ्रंश भी 2 भागों में विभक्त हुई आगे जाकर। शोरसेनी अपभ्रंश 2 भागों में विभक्त हुई थी। पहला था नागरी अपभ्रंश, नागरी अपभ्रंश ये, और नागरी अपभ्रंश से विकसित भाषा थी गुजराती ये। और दूसरा था गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। और गुर्जरी अपभ्रंश से विकास हुआ है राजस्थानी भाषा का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है या मानी जाती है, तो आपका आंसर गुर्जरी अपभ्रंश होना चाहिए। अगर ऑप्शन में शोरसेनी भी दे रखा है और गुर्जरी भी दे रखा है तो गुर्जरी आपका ऑप्शन होगा। अगर गुर्जरी नहीं दे रखा है उस कंडीशन में फिर आप क्या लगाएंगे? शोरसेनी अपभ्रंश ही लगाएंगे। तो जो नजदीकी फैक्टर होता है, विकल्प होता है, उसका चुनाव करना है। तो ध्यान रखना, अगर गुर्जरी भी दे रखा है, शोरसेनी भी दे रखा है, तो आपको गुर्जरी का चयन करना है। और गुर्जरी नहीं दे रखा उस कंडीशन में फिर आपको शोरसेनी अपभ्रंश का प्रयोग करना है या विकल्प चुनना है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की का प्रयोग सर्वप्रथम या उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मरुभाषा या मारवाड़ी के रूप में मिलता है। तो यह किस ग्रंथ में मिलता है? आपने पढ़ा होगा, एक ग्रंथ है कुवलय माला, ये 778 ईस्वी का ग्रंथ है। और ये इसका रचयिता हैं, इसका रचयिता उद्योतन सूरी, जैन विद्वान हैं उद्योतन सूरी। और आपको पता हो तो ये भीनमाल जालोर के निवासी थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा था वत्सराज,
वत्सराज के दरबारी विद्वान थे उद्योतन सूरी, और इनकी रचना है कुवल्यमाला। प्रथम रचना मानी जाती है कुवल्यमाला, जिसके अंतर्गत 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का उल्लेख है, और उन 18 भाषाओं में एक भाषा मरु भाषा या मारवाड़ी भी है। तो राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उल्लेख मरु भाषा के रूप में किसमें मिलता है? कुवल्यमाला में। किसके रचयिता कौन है? उद्योतन सूरी। और कहां के निवासी थे? भीनमाल जालोर के। ध्यान रखना, ये प्रतिहार राजा वत्सराज के दरबारी विद्वान थे। उतार लीजिए, आप इसको पहुंच करके उतार लीजिएगा, या फिर जैसी भी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप उतार लीजिए। हिंदी और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हमने शौरसेनी अपभ्रंश से मानी थी, और शौरसेनी अपभ्रंश के भी दो भाग किए थे, नागरी अपभ्रंश और गुर्जरी अपभ्रंश। नागरी अपभ्रंश से गुजराती और गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई थी। अब देखिए आप, अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, यानी कि वो भाषा जो अपने पद से गिर जाती है, बिखर जाती है, वो अपभ्रंश कहलाती है। अपभ्रंश भाषा के अलग अलग नाम विद्वानों ने दिए हैं। प्राचीन हिंदी नाम दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखिएगा। सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत पूछे जाते हैं, और थर्ड ग्रेड के अंतर्गत भी रीट में भी पूछे जाते हैं। तो प्राचीन हिंदी नाम किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिए थे। ये जयपुर के निवासी, वैसे इनका एक समालोचक समाचार पत्र भी चलता था। दूसरा नाम है अवहट भाषा। अवहट भाषा लगभग 700 से 800 ईस्वी के अंतर्गत चली थी, उसे कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भोलाशंकर जी व्यास ने अवहट भाषा नाम दिया था इस अपभ्रंश को। इसके बाद ग्राम भाषा नाम दिया है आचार्य हेमचंद सूरी ने। ध्यान रखना, ये जो सूरी है इसमें र में छोटी की मात्रा लगती है, तो ये जैन समाज के लोग होते हैं, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान और लेखक होते हैं। और सूरी में यदि मात्रा पीछे लग जाती है तो ये अफगान शेरशाह सूरी, हकीम खां सूरी, जिनके लिए सूर शब्द का भी प्रयोग मिलता है बहुत से स्थानों पे। तो सूरी और सूर ये अफगानों के लिए यूज होता है। और सूरी में छोटी ही की मात्रा अगर र में लग जाती है तो जैन विद्वान होते हैं। तो आचार्य हेमचंद सूरी एक जैन विद्वान है ये। तो इन्होंने ग्राम भाषा नाम दिया था अपभ्रंश भाषा को। इसके बाद आभीरों की भाषा कहा था आचार्य दंडी ने, काव्यादर्श अपना जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत। आभीर अहीरों को कहा जाता है, पशुपालकों को कहा जाता है। तो आभीरों की भाषा बताई थी आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को। अपभ्रंश 7 अपभ्रंश है जो महत्वपूर्ण है, और उनमें से 3 अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो 7 अपभ्रंश कौन कौन सी है देखेंगे आप। शौरसेनी अपभ्रंश पहली है ये, और इसके अंतर्गत जो उपभाषाएं बोली जाती है, उपभाषाएं ये, इसके अंतर्गत 3 उपभाषाएं चलती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती थी। ये बोलियां 5 कौन कौन सी हैं? एक तो खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र के अंतर्गत चलती, इस वजह कोरवी कहा जाता है। दूसरी है ब्रजभाषा, ब्रज क्षेत्र में चलती है। तीसरी है बुंदेली, बुंदेलखंड, बुंदेला हर बोला के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुना होगा आपने। तो बुंदेलखंड बोला जाता है, तो बुंदेलखंड की भाषा है बुंदेली। और हरियाणवी, हरियाणा के अंतर्गत बोली जाती, इसे बांगरू भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद कन्नौजी, जो कन्नौज क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। तो ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत चलती है, जो कि शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत लिखी जाती है। राजस्थानी, शौरसेनी अपभ्रंश से दूसरा विकास हुआ था राजस्थानी का। राजस्थानी में वैसे तो 76 बोलियां चलती हैं, लेकिन फिर भी 4 भाषाएं, 4 बोलियां अपन कहेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के हिसाब से। महत्वपूर्ण बोलियां तो 7 है, लेकिन 4 को अपन महत्वपूर्ण मानते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है मेवाती, मेवात क्षेत्र अरवल भरतपुर वगैरह एरिया में बोली जाती है वो। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है मालवी। आप इसे दक्षिण के हिसाब से मान सकते हैं, आप इसे उत्तर के हिसाब से मान सकते हैं। मालवी, झालावाड़ का जो एरिया है वो मालवी के अंतर्गत आता है। मध्य पूर्वी, मध्य में वैसे पूर्व बोल सकते हो आप इसे, और इसके अंतर्गत ढूंढाड़ी बोली जाती है
जयपुर, दौसा वगैरह का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी राजस्थानी जिसे कहेंगे वो है मारवाड़ी, और मारवाड़ी के ही लगभग अधिकांश शब्द राजस्थानी भाषा में चलते हैं, 50% से ज्यादा चलते हैं तो वो मारवाड़ी के चलते हैं। तो राजस्थानी भाषा की 4 उपबोलियों के अंतर्गत 4 बोलियां अपन को पढ़नी है, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी और मारवाड़ी। ये सोरसेनी अपभ्रंश और पश्चिम इसके अंतर्गत आती है। अब है गुजराती। गुजराती के अंतर्गत गुजराती भाषा ही बोली जाती है, आप जानते हैं, और वो मैंने लिखा दी थी वहां पर। दूसरी है अर्ध मागधी। मागधी मगध क्षेत्र, और मगध का मतलब बिहार, मौर्य साम्राज्य, हर्यक वंश। तो अर्ध मागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी चलती है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां चलती थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आप जानते हैं अवधी के अंतर्गत रामचरितमानस की एक महान ग्रंथ की और धार्मिक साहित्य की रचना की थी आचार्य तुलसी जी ने। तो तुलसीदास जी की रचना अवधी में रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं हिंदी के अंतर्गत। तो पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी। तीसरी है मागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश लगाते चलना, ध्यान रखना। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया चलती है, लेकिन हमारे काम है बिहारी से। बिहारी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये 3 बोलियां बोली जाती है। और आपको पता हो मैथिली नागार्जुन, बाबा नागार्जुन बहुत फेमस कवि माने जाते हैं इसके। और भोजपुरी में भोजपुरी फिल्मी संगीत, भोजपुरी की फिल्में बहुत प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है भारत के अंतर्गत। तो मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहारी की बोलियां हैं, ध्यान रखना। और बिहारी किसके अंतर्गत आती है? मागधी के अंतर्गत, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। चाहे तो आप इसके पीछे अपभ्रंश लिख लीजिए, अपभ्रंश। इसके बाद चौथी अपभ्रंश है महाराष्ट्री। इसके अंतर्गत मराठी भाषा बोली जाती है। और 5वीं है ब्राचड़, इससे सिंधी भाषा बोली जाती है। और पेशाची, केके, अटक, इनका अलग नाम है। पेशाची को ध्यान रखना, इसके अंतर्गत पंजाबी और लहंदा भाषा बोली जाती है। और खस एक अपभ्रंश है, और खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी बोलियां बोली जाती है। और पहाड़ी को भी 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी में 2 बोलियां बोली जाती है, कुमायूनी और गढ़वाली। और पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत बोली जाती है नेपाली। तो ध्यान रखना, 3 अपभ्रंश और 18 बोलियों से मिलकर हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। 3 अपभ्रंश कौन कौन सी है? सोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। इन तीनों अपभ्रंशों की 18 बोलियों से मिलकर हमारी हिंदी का विकास माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने 17 बोलियां बताई थी, हम कुछ विद्वान 18 बताते हैं। देखिए आप, सोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, इन तीनों अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी का विकास हुआ, जिसमें भी एक तो पश्चिमी, पूर्वी और राजस्थानी, इनसे ही हमारी भाषाओं का विकास माना जाता है। देखेंगे आप, 5 तो पश्चिम हिंदी की है और 4 राजस्थानी की है। 5 और 4 9, 3 आती है पूर्वी हिंदी से, 9 और 3 12, और बिहारी की आती है 3, 12 और 3 15, और 3 और बोली जाती है जो कस से है, और वो है कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। इससे हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। तो हम लिख सकते हैं ये बात भी कि विद्वानों ने 3 अपभ्रंशों से कि 18 बोलियों से हिंदी भाषा का विकास माना है। इसको उतार लीजिए खोज करके। तो हम एक बात और लिख सकते हैं, वो क्या है कि हिंदी भाषा का विकास, आप लिख लीजिएगा, हिंदी भाषा का विकास सोरसेनी अपभ्रंश मागधी अपभ्रंश व अर्ध मागधी अपभ्रंश खस अपभ्रंश
कि 17 या 18 बोलियों से माना जाता है। 17 डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने मानी है, और 18 अन्य विद्वान मानते हैं। वैसे तो हिंदी भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और खस अपभ्रंश की 17 या 18 बोलियों से माना है। 17 बोलियां डॉक्टर नगेंद्र ने मानी थी और 18 बोलियां अन्य विद्वानों ने मानी थी। अब एक बात यह भी ध्यान रखना, हिंदी नहीं, भारतीय भाषाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय भाषाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, तो वो किया था सर जॉर्ज गिरियर्सन ने। सर जॉर्ज गिरियर्सन ने किया था, और इनका ग्रंथ है, इनकी एक पुस्तक है जिसके अंतर्गत किया था। तो ग्रंथ का नाम है द लिंग्विस्टिक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है, और इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने भारतीय भाषाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। और इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने 8 बोलियों से ही हिंदी भाषा का विकास माना है। तो ये भी आप उतार लीजिए, जो कि इस ब्लॉक के डिब्बे के अंतर्गत है। अगला हमारा टॉपिक है लिपि।